हाँ जी, कमिंग टू द डॉक्ट्रीन ऑफ ऑल्टर ईगो, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। सबसे पहले दो शब्दों का समझ लें। ऑल्टर ईगो, इन दो शब्दों का मतलब क्या है? ऑल्टर ईगो का मतलब अदर आई। तो ऑल्टर ईगो इज लैटिन लैंग्वेज, और लैटिन को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं जब इन द इंग्लिश लैंग्वेज, तो दैट इज अदर आई या मिरर इमेज। अगर आप शीशे के सामने खड़े हो जाते हो तो आपकी जो मिरर इमेज आपको नजर आती है, अदर आई, उसको बोलते हैं ऑल्टर ईगो। अब यहाँ डॉक्ट्रीन ऑफ ऑल्टर ईगो क्या बोलता है? इट कैन बी सेड दैट अ कंपनी इज मिरर इमेज ऑफ इट्स कंट्रोलिंग पर्सन्स। It can be said that the company is alter ego of its controlling persons. A company is mirror image of its controlling persons. और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस डॉक्ट्रिन को बहुत अच्छे से समझाया इन सुनील भारती मित्तल वर्सेस सीबीआई केस। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बढ़िया से समझाया। अब मैं पढ़ता भी जाता हूं और समझाता भी जाता हूं, या एक काम करो, पढ़ने का काम बाद में ही करते हैं, पहले आप समझ लो ये केस क्या था। बेसिकली आपको अगर मैं बताऊं इसका बैकग्राउंड क्या था, जो आईसीएसआई ने नहीं बताया। किसी जमाने में हिंदुस्तान में एक केस फेमस हुआ था, गूगल पे सर्च करना, 2G स्कैम। आजकल आप 5G बोलते हो ना, इससे पहले 4G था, उससे पहले 3G था, 3G से पहले 2G स्कैम था। तो 2G या 2G, बेसिकली 2G ब्रॉड कनेक्शन था, और 2G स्कैम का इसको नाम दिया गया था इस केस को। 2G स्कैम घोटाला बोला गया, या जो भी बोला गया, दैट द नेम वाज गिवन। अब इस केस में क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड इन दिस केस? भारत सरकार 2G जो स्पेक्ट्रम होता है, वो ऐसे ही बोलते हैं 2G स्पेक्ट्रम, उसका आवंटन कर रही थी। उसके टेंडर निकाले गए, और उसका टेंडर निकाला गया, उसके जो भी बोलियां लगवाई गई, टेंडर्स इनवाइट किए गए, कोटेशंस इनवाइट की गई। भारती एयरटेल ने भी टेंडर फिल किया। अब उसमें कुछ ऐसा निकल कर आया कि भारती एयरटेल के कुछ डायरेक्टर्स हैं, जो डायरेक्टर्स उसमें टेंडर में घोटाले में इन्वॉल्व थे, कुछ ऐसा सा निकल कर आया। अब कंपनी में 5 डायरेक्टर थे, और 5 डायरेक्टर्स में से 3 डायरेक्टर्स का नाम निकल कर आया कि ये घोटाले में डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, और 2 डायरेक्टर्स का नाम बीच में नहीं आ रहा था। ये बैकग्राउंड है इस केस का, पता होना चाहिए। आईसीएसआई मॉड्यूल में ये बैकग्राउंड नहीं बताया। तो जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर बोला, द माइंड ऑफ द कंट्रोलिंग पर्सन। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो उठाकर क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, द माइंड ऑफ द कंट्रोलिंग पर्सन ऑफ द कंपनी इज डीम्ड टू बी द माइंड ऑफ द कंपनी इटसेल्फ। द माइंड ऑफ द कंट्रोलिंग पर्सन ऑफ द कंपनी, जो दिमाग है, जो थॉट प्रोसेस है ऑफ द कंट्रोलिंग पर्सन ऑफ द कंपनी, उसको मान लिया जाएगा इट इज माइंड ऑफ द कंपनी इटसेल्फ। एंड द मेंसरिया, मेंसरिया का मतलब क्या होता है? मेंसरिया मतलब गिल्टी माइंड। हाँ, मेंसरिया का मतलब गिल्टी माइंड या फ्रॉडुलेंट इंटेंशन। द गिल्टी माइंड और द फ्रॉडुलेंट इंटेंशन। द मेंसरिया ऑफ द कंट्रोलिंग पर्सन इज डीम्ड टू बी मेंसरिया ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी के कंट्रोलिंग पर्सन्स का मेंसरिया है, कंपनी के कंट्रोलिंग पर्सन्स का अगर गिल्टी माइंड है, तो ये मान लिया जाएगा कि कंपनी का भी गिल्टी माइंड है। देयरफॉर इफ द क्रिमिनल केस इज मेड अगेंस्ट द कंट्रोलिंग पर्सन, अगर कोई क्रिमिनल केस कंट्रोलिंग पर्सन्स के अगेंस्ट शुरू किया गया इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी, कि उन्होंने कंपनी के बिजनेस में कोई फ्रॉड किया है, तो फिर क्रिमिनल केस विल बी मेड अगेंस्ट द कंपनी ऑल्सो। कंपनी के अगेंस्ट भी केस चलेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी इज ऑल्टर ईगो ऑफ इट्स कंट्रोलिंग पर्सन्स। कंपनी इज ऑल्टर ईगो ऑफ इट्स कंट्रोलिंग पर्सन्स। कंपनी इज मिरर इमेज ऑफ इट्स कंट्रोलिंग पर्सन्स। अगर कंट्रोलिंग पर्सन्स ने कंपनी के बिजनेस को बढ़ाने के लिए फ्रॉड किया, तो एक तरीके से मान लिया जाएगा कि कंपनी ने खुद फ्रॉड किया। हम बोल रहे थे कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ। हमने बोला था ना, कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ। यहां पर हम क्या बोल रहे हैं? Company is artificial person in the eyes of law, but the fraudulent intention of the controlling persons is deemed to be fraudulent intention of the company. कंपनी की fraudulent intention मान लिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? गेटिंग दिस? ये बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, बहुत बढ़िया तरीके से समझाया दैट द मेंसरिया ऑफ द कंट्रोलिंग पर्सन इज डीम्ड टू बी मेंसरिया ऑफ द कंपनी इटसेल्फ। अब सुनो जरा ध्यान से। इसी केस में मैंने आपको बताया, वो भारती एयरटेल के अंदर सुनील भारती मित्तल का नाम बीच में आ रहा था, लेकिन वो एक्चुअली फंसे नहीं थे। भारती एयरटेल कंपनी के अंदर
जो 5 डायरेक्टर थे, जो कंट्रोलिंग पर्सन्स थे, 5 में से 3 डायरेक्टर्स के ऊपर केस चलाया कि ये 3 डायरेक्टर्स जो हैं, ये 3 डायरेक्टर्स मेंसरिया हैं, इन्होंने फ्रॉड किया है, इन्होंने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की है, षड्यंत्र किया है। इन्होंने क्या किया है? कॉन्स्पिरेसी की है। और ये 2G स्कैम स्पेक्ट्रम घोटाले में इन्वॉल्व थे, कॉन्स्पिरेसी की है, षड्यंत्र किया है, या जिसको कहेंगे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की है। और बाकी जो 2 डायरेक्टर बचे, अब मैं उन सबके नाम नहीं लूंगा, जो 2 डायरेक्टर बचे, आप ऐसे अगर आप सर्च करोगे ना गूगल के ऊपर तो आपको मिलेगा, गूगल के ऊपर सब कुछ। उनके अगेंस्ट कोई एलिगेशन नहीं था, देयर वाज नो एलिगेशन कि वो दोनों डायरेक्टर उस कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व थे। ऐसा लग रहा है कि वो 2 डायरेक्टर होते हुए ही उस कॉन्स्पिरेसी से दूर थे, उनको पता भी नहीं था कि ये कॉन्स्पिरेसी हो रही है। 3 डायरेक्टर्स तो मान रहे कि हम कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व थे, अपने मुंह से खुद ही मान रहे हैं कि हम कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व थे। अब अगर 3 डायरेक्टर जो कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोलिंग पर्सन्स हैं, वो कंपनी के कंट्रोलिंग पर्सन्स हैं, अगर वो कंपनी में अगर वो कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व थे 2G स्कैम घोटाले में, तो क्या भारतीय एयरटेल कंपनी को कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व माना जाए या नहीं? यस और नो में आप बताओ, यस और नो। क्या भारतीय एयरटेल कंपनी को, क्वेश्चन मार्क है आपके लिए, क्या भारतीय एयरटेल कंपनी को माना जाए कि वो कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व है? यस और नो। क्या वो भी षड्यंत्र में इन्वॉल्व है? तो सबके आंसर आ रहे हैं यस 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 यस। करेक्ट आंसर, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर 3 कंट्रोलिंग पर्सन्स कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व हैं और उन तीनों का मेंस रिया है, तीनों कंट्रोलिंग पर्सन्स का, तो ये माना जाएगा कि कंपनी का मेंस रिया है और कंपनी भी उस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व है, क्योंकि उस कॉन्स्पिरेसी से कंपनी का बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है। बात समझ में आ गई? अब अगला सवाल, नेक्स्ट लेवल। क्या ये जो 2 डायरेक्टर इनोसेंट हैं, जिन्हें उस कॉन्स्पिरेसी के बारे में नहीं पता और उनके ऊपर कोई एलिगेशन भी नहीं है, क्या, लेकिन वो भी कंट्रोलिंग पर्सन्स में जनरली आते हैं, क्या उन दोनों के अगेंस्ट भी केस होना चाहिए? यस और नो। क्या ये डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो उनके ऊपर भी अप्लाई होना चाहिए? अगर कंपनी की, मतलब अगर कंपनी का मेंसरिया है, तो क्या इन 2 डायरेक्टर्स का भी मेंसरिया मान लेना चाहिए? ये सवाल है। क्या कंपनी के मेंसरिया को इन दोनों डायरेक्टर्स का मेंसरिया मान लेना चाहिए? ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली मान लेना चाहिए, यस और नो। तो कुछ आंसर आ रहे हैं नो नो और कुछ आंसर आ रहे हैं यस यस। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कंपनी के मेंसरिया को इन दोनों डायरेक्टर्स का मेंसरिया नहीं माना जाएगा। कंपनी के मेंसरिया को इन दोनों डायरेक्टर्स का मेंसरिया नहीं माना जाएगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहानी को रोका। कहां तक रोका? कंपनी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो 3 डायरेक्टर्स जिनका गिल्टी माइंड है, ये जो 3 डायरेक्टर्स जो डायरेक्टली कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व हैं और वो मान रहे हैं कि हम कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व हैं, इन 3 डायरेक्टर्स के मेंसरिया को कंपनी का मेंसरिया माना जाएगा, लेकिन भारतीय एयरटेल कंपनी के मेंसरिया को इन बचे हुए 2 डायरेक्टर्स का मेंसरिया नहीं माना जाएगा। ऑटोमेटिकली आप नहीं मान सकते, ऑटोमेटिकली आप ऑल्टर ईगो यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो का मतलब है कि कंपनी के कंट्रोलिंग पर्संस का मेंसरिया इज डीम्ड टू बी मेंसरिया ऑफ कंपनी, और अगर कंट्रोलिंग पर्संस के अगेंस्ट केस हो रहा है तो कंपनी के अगेंस्ट भी केस चलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसको ना उल्टा नहीं कर सकते। डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो का मतलब ये नहीं है कि कंपनी के मेंसरिया को कंट्रोलिंग पर्संस का मेंसरिया माना जाए, ये नहीं है। मतलब यहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो का मतलब है कंट्रोलिंग पर्संस के मेंसरिया को कंपनी का मेंसरिया माना जाए, लेकिन उल्टा नहीं कर सकते। कंपनी के मेंसरिया को कंट्रोलिंग पर्संस का मेंसरिया नहीं मान सकते। बात समझ में आई? गिव मी अ थम्स अप। क्योंकि यहां तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आया, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में बात करूं तो बहुत सारे लोगों को, क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज को भी आज तक समझ में नहीं आया। चलिए, समझ में आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर पॉइंट आउट क्या किया है कि वो जो 3 डायरेक्टर्स का मेंसरिया है वो कंपनी का मेंसरिया है भारतीय एयरटेल का, लेकिन भारतीय एयरटेल कंपनी का मेंसरिया बचे हुए रिमेनिंग 2 कंट्रोलिंग पर्संस का मेंसरिया नहीं माना जाएगा एज पर डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो। देन ऑन द अदर हैंड
if the criminal case is initiated against the company for the criminal conspiracy. अब सुप्रीम कोर्ट वही उल्टा करके समझा रहा है, सुप्रीम कोर्ट उल्टा करके समझा रहा है कि अगर क्रिमिनल केस कंपनी के अगेंस्ट इनिशिएट किया गया, और इस केस में कंपनी कौन सी थी, भारती एयरटेल, तो सुप्रीम कोर्ट खुद ही बता रहा है 4-5 बातें, देन इट विल नॉट बी डीम्ड दैट ईच कंट्रोलिंग पर्सन हैज मेंस रिया, ये नहीं माना जाएगा कि हर कंट्रोलिंग पर्सन का मेंस रिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टर ईगो हैज नो एप्लीकेबिलिटी इन दिस केस, और इन द अदर वर्ड्स द मेंस रिया ऑफ द कंपनी विल नॉट बी डीम्ड टू बी मेंस रिया ऑफ इट्स चेयरपर्सन और एमडी और अदर कंट्रोलिंग पर्संस। कंपनी के मेंस रिया को एमडी का मेंस रिया नहीं माना जाएगा, कंपनी के मेंस रिया को चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी का मेंस रिया नहीं माना जाएगा, कंपनी के मेंस रिया को अदर कंट्रोलिंग पर्संस का मेंस रिया नहीं माना जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टर ईगो का मतलब ये नहीं है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टर ईगो का मतलब ये नहीं है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टर ईगो का मतलब है कंट्रोलिंग पर्संस का मेंसरिया इज मेंसरिया ऑफ कंपनी, लेकिन उसको उल्टे तरीके से नहीं चलाना, नहीं तो आप सबसे बड़े बेवकूफ हो। आप उल्टा काम नहीं करोगे कि कंपनी का मेंसरिया इज मेंसरिया ऑफ कंट्रोलिंग पर्संस, ऐसा नहीं है। बात समझ में आ गई बिल्कुल? अगर अभी भी गलती करोगे तो मैं कहूंगा देन यू आर इडियट, देन यू आर स्टूपिड, अगर अभी भी गलती कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट बहुत क्लियरली समझा रहा है, सुप्रीम कोर्ट बहुत क्लियरली समझा रहा है। मेंस वेल अल्टर ईगो का मतलब क्या है, मेंसरिया ऑफ कंट्रोलिंग पर्संस इज डीम्ड टू बी मेंसरिया ऑफ कंपनी, बट as per doctrine of alter ego, but the mensaria of the company is not deemed to be mensaria of MD, chairperson और controlling persons। फिर आगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहता है however if during the investigation of such case, अगर भारती एयरटेल के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, such case on भारती एयरटेल, अगर केस चलते हुए कोई सॉलिड एविडेंस मिल गया, प्रॉपर एविडेंस मिल गया in the court that particular controlling person, जिनके ऊपर अभी तक केस नहीं चल रहा था, that a particular controlling person is actually involved in the criminal offense, then such person can also be sentenced by the court। तो उसको भी सेंटेंस में मतलब जेल या फाइन किया जा सकता है, जेल एंड और फाइन उसको भी किया जा सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि जो हम कह रहे थे ना कि 3 लोग तो अपने मुंह से मान रहे हैं कि बेंसरियां हैं, 3 डायरेक्टर, 3 कंट्रोलिंग पर्सन, तो भारती एयरटेल के ऊपर केस शुरू हो गया, फिर भारती एयरटेल लिमिटेड के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई बिकॉज ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टर ईगो। अब जो बचे हुए 2 डायरेक्टर हैं, अगर 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 उन 2 डायरेक्टर्स में से किसी एक के अगेंस्ट प्रॉपर एविडेंस मिल गया कि वो भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व था, पक्का सबूत मिल गया, सॉलिड एविडेंस मिल गया, तो फिर उसको भी जेल किया जा सकता है, उसके अगेंस्ट भी फाइन किया जा सकता है। लेकिन हम ऑटोमेटिकली प्रिज्यूम नहीं कर रहे दैट द मेंसरिया ऑफ द कंपनी इज मेंसरिया ऑफ द रिमेनिंग 2 डायरेक्टर्स। हम ऑटोमेटिकली प्रिज्यूम नहीं कर रहे, हम सिर्फ क्या मानकर चल रहे हैं कि अगर इन्वेस्टिगेशन चलते समय, केस की इन्वेस्टिगेशन चलते समय अगर ऐसा कुछ सॉलिड एविडेंस हाथ में आ गया कि बाकी 2 बचे हुए डायरेक्टर्स में से दोनों या कोई एक के अगेंस्ट सॉलिड एविडेंस मिल गया कि वो भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में, क्रिमिनल ऑफेंस में इन्वॉल्व था, तो उसको भी सेंटेंस किया जाएगा, उसको भी जेल किया जाएगा। लेकिन वो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टर ईगो की वजह से नहीं, वो इस वजह से कि उसके अगेंस्ट प्रॉपर एविडेंस मिला है, तो इस वजह से उसको जेल किया जाएगा। देन फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कंट्रोलिंग पर्संस कैन बी समन्ड बाय द कोर्ट। कंट्रोलिंग पर्संस को कोर्ट समन भेजेगा फॉर इन्वेस्टिगेशन इवन इफ देयर इज नो चार्ज शीट अगेंस्ट देम, उनके अगेंस्ट कोई एलिगेशन नहीं है और वो एक्यूज्ड भी नहीं है केस में, तो भी उनके अगेंस्ट कोर्ट अगर चाहे तो कोर्ट सम्मन भेज सकता है, कोर्ट उनको अपीयर होने के लिए बुला सकता है। तो इस केस में जो 3 डायरेक्टर कंट्रोलिंग पर्सन थे जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं और अपना गुनाह मान रहे हैं, वो तो एक्यूज्ड हैं, उनको तो कोर्ट बुलाएगा, कोर्ट की तरफ से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उनको बुलाएगा। और बाकी बचे हुए 2 डायरेक्टर जो इनोसेंट हैं, जिनके अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं है, कोई एलिगेशन नहीं है, वो एक्यूज्ड भी नहीं है, उनके ऊपर कोई आरोप भी नहीं है, अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उनको भी बुलाना चाहे समन देकर, तो उनको भी बुला सकता है इन्वेस्टिगेशन में क्वेश्चन आंसर के लिए। हम ये नहीं कह रहे कि उनके ऊपर कोई आरोप है, आरोप नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला सकते हैं। हो सकता है क्वेश्चन आंसर पूछते हुए कुछ गड़बड़, उनके आंसर गलत आए, हो सकता है वो भी पकड़ में आ जाएं, हो सकता है उन्होंने कुछ गलत ना भी किया हो, कुछ भी हो सकता है, मतलब लेकिन उनको बुलाया जा सकता है, कोर्ट उनको सम्मन भेजकर, आपको मालूम है वो सम्मन भेजकर बुलाया जाता है टू एनफोर्स द अटेंडेंस,
तो कोर्ट उनको समन भेज सकता है टू एनफोर्स द अटेंडेंस। और पॉइंट नंबर 5, कंट्रोलिंग पर्सन्स में बी इनोसेंट ऑल टुगेदर समटाइम्स। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो कंट्रोलिंग पर्सन है, चेयरमैन ऑफ द कंपनी, एमडी ऑफ द कंपनी, सुप्रीम कोर्ट मानता है कि वो लोग हो सकता है कि बिल्कुल इनोसेंट हो कभी कभी, एंड ही में बी जस्ट अ साइनिंग अथॉरिटी इन द कंपनी। उसके पास सिर्फ कंपनी में एक साइन करने की अथॉरिटी है और वो कंपनी के बिजनेस में डे टू डे इन्वॉल्व नहीं है। रहता है अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में, इंडिया में बिजनेस पीछे छोड़ रखा है चलाने के लिए, खुद वो रहता है अमेरिका में। मतलब ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनकी इंडिया में फैक्ट्रीज चल रही हैं, लेकिन वो इंडिया में रहते ही नहीं है। इंडिया में, पूरे इंडिया में बिजनेस चल रहा है 10,000, 20,000, 30,000 करोड़ का, लेकिन खुद इंडिया में नहीं रहता, खुद लंदन में रहता है। सिर्फ डॉक्यूमेंट साइन होने के लिए उसके पास जाता है, साइन होकर आ जाता है, कहने के लिए कंपनी का चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, लेकिन बिजनेस में डायरेक्टली डे टू डे इन्वॉल्व नहीं है। सिर्फ देखने में उसकी पोस्ट पोजीशन ऐसी है कि कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, चेयरमैन है, बट डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कोई ज्यादा बिजनेस में है नहीं। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो कंट्रोलिंग पर्सन, वो फैक्ट्स पे चेक करना पड़ेगा, इट विल डिपेंड ऑन केस टू केस बेसिस, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस, कि कंट्रोलिंग पर्सन सिर्फ नाम का कंट्रोलिंग पर्सन है और साइनिंग अथॉरिटी से ज्यादा उसके पास कुछ है नहीं। तो जरूरी नहीं कि हर बार कंट्रोलिंग पर्सन इन्वॉल्व हो, मतलब कॉन्स्पिरेसी में या क्रिमिनल ऑफेंस में इन्वॉल्व हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी चीजें एनालाइज की इन द डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो, और सुप्रीम कोर्ट अब आपको अगर देखा जाए दोनों बातें समझा रहा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो क्या है, ये भी बता रहे हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो क्या है, और सुप्रीम कोर्ट आपको उल्टा करके ये भी समझा रहा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो क्या नहीं है, कहां अप्लाई करना है ये भी बता रहा है, और सुप्रीम कोर्ट आपको ये भी बता रहा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो क्या नहीं है, पॉइंट नंबर 1 और 2 में स्पेशली। आगे पॉइंट नंबर 3 और 4 उसी का एक्सटेंशन चल रहा है। दिस इज नॉट डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो। ये जो सब कुछ चल रहा है 1 2 3 4 5, ये नेगेटिव पॉइंट हो गया, एक तरीके से नेगेटिव सेंस में समझा रहा है सुप्रीम कोर्ट आपको कि ये जो 5 पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं, ये 5 पॉइंट डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो नहीं है। दिस इज नॉट डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो, इसको डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो ना माना जाए। आई होप बात समझ में आ गई है सबको, एवरीबॉडी गॉट दिस। तो डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो किसको माना जाए और किसको ना माना जाए, दोनों बातें समझाई हैं। और बस एक एक चीज याद रखना, सारा फोकस किसके ऊपर था, कंट्रोलिंग पर्सन्स। द माइंड ऑफ द कंट्रोलिंग पर्सन्स इज डीम्ड टू बी माइंड ऑफ द कंपनी। The mens rea, the guilty mind, the fraudulent intention of the controlling persons is deemed to be the guilty mind or mens rea or the fraudulent intention of the company itself. अगर कंट्रोलिंग पर्सन्स के अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस बना है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस बना है, तो कंपनी के अगेंस्ट भी ऑटोमेटिकली क्रिमिनल केस बनेगा। दिस केस विल बी मेड अगेंस्ट द कंपनी ऑल्सो। लेकिन उल्टा नहीं करना, कंपनी के मेंसरिया को कंट्रोलिंग पर्सन्स का मेंसरिया नहीं माना जाएगा। और हो सकता है जैसे भारतीय एयरटेल केस में हुआ, याद रखना एग्जाम्पल, कंपनी में 5 कंट्रोलिंग पर्सन हैं और 5 में से 3 कंट्रोलिंग पर्सन्स के ऊपर केस बना, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करने का, क्रिमिनल षड्यंत्र करने का, क्रिमिनल ऑफेंस का केस बना। उन तीनों ने माना कि हाँ, हम कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व थे और हमने क्रिमिनल या जो भी क्राइम में इन्वॉल्व थे, तो वही केस कंपनी के ऊपर भी बना, भारतीय एयरटेल के ऊपर भी बना। लेकिन भारतीय एयरटेल के मेंसरिया को, मतलब उन तीनों कंट्रोलिंग पर्सन्स के मेंसरिया को भारतीय एयरटेल का मेंसरिया माना गया, लेकिन भारतीय एयरटेल के मेंसरिया को बचे हुए 2 कंट्रोलिंग पर्सन्स का मेंसरिया नहीं माना गया। तो डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो क्या बोलता है, कंट्रोलिंग पर्सन्स का मेंसरिया कंपनी का मेंसरिया है, लेकिन कंपनी का मेंसरिया बचे हुए कंट्रोलिंग पर्सन्स का मेंसरिया नहीं है। और बचे हुए कंट्रोलिंग पर्सन्स के ऊपर आप डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो लगाकर, जबरदस्ती का मेंसरिया मानकर, ऑटोमेटिकली मेंसरिया मानकर केस नहीं चला सकते। लेकिन वो जो इनोसेंट कंट्रोलिंग पर्सन्स हैं,
इन्वेस्टिगेशन चलते हुए अगर उनके अगेंस्ट कोई सॉलिड एविडेंस मिल गया तो फिर उनको सॉलिड एविडेंस के बिना पर सेंटेंस किया जा सकता है, जेल किया जा सकता है। और उन इनोसेंट कंट्रोलिंग पर्संस को भी, जबकि वो आरोपी नहीं है, उनके अगेंस्ट कोई चार्जशीट भी नहीं है, उनको अगर कोर्ट सम्मन देकर बुलाना चाहे इन्वेस्टिगेशन में बुला सकता है, क्वेश्चन आंसर के लिए बुला सकता है। ये नहीं कह रहे कि ऑल्टर ईगो है, ये नहीं कह रहे कि मेंसरिया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के लिए, पूछताछ के लिए, क्वेश्चन आंसर के लिए बुला सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ये भी मानता है कि कुछ कंट्रोलिंग पर्सन ऐसे भी होते हैं जिनके खाली सिग्नेचर चल रहे होते हैं और वो एक्चुअली कंपनी को कंट्रोल नहीं कर रहे होते हैं। पोस्ट होती है उनके पास, जो पोस्ट है, डेजिग्नेशन है, कंट्रोल करने वाली है, लेकिन एक्चुअली वो कंपनी को कंट्रोल डे टू डे बेसिस पे नहीं कर रहे होते हैं। तो ऐसा भी प्रैक्टिकली होता है, सुप्रीम कोर्ट जानता है, मानता है। एंड देन गोइंग ऑन फर्दर, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज और बोली कि जो लो रैंक ऑफिसर्स होते हैं कंपनी में, कंट्रोलिंग पर्संस नहीं, अदर लो रैंक ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी हु आर नॉट कंट्रोलिंग पर्संस, आगे ये भी लिख लेते हैं, अदर लो रैंक ऑफ द कंपनीज, ब्रैकेट में लिखते हैं हु आर नॉट कंट्रोलिंग पर्संस, कंपनी के वो ऑफिसर्स जो कंपनी में कंट्रोलिंग पर्सन है ही नहीं, वो आर नॉट कंट्रोलिंग पर्संस, ये बीच में ऐड कर लेना। The other low rank officers of the company who are not controlling persons are not considered as mind of the company. जो कंट्रोलिंग पर्सन नहीं है, लो रैंक ऑफिसर है, कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी है, ही इज नॉट द माइंड ऑफ द कंपनी, ही इज लो रैंक ऑफिसर इन द कंपनी। तो ऐसे कंपनी सेक्रेटरी को, असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी है या दूसरे अदर लो रैंक ऑफिसर्स हैं, उन लोगों को कंपनी का माइंड नहीं माना जाता है। दे आर नॉट कंसिडर्ड एज माइंड ऑफ द कंपनी, रादर दे आर कंसिडर्ड एज hands of the company in the execution of the various works। कामों को एग्जीक्यूट करने के लिए, कामों को इंप्लीमेंट करने के लिए इनको कंपनी के हाथ माना जाता है, माइंड नहीं माना जाता है। और अगर माइंड नहीं माना जाता है तो फिर ऑल्टर ईगो इनके ऊपर भी अप्लाई नहीं होगा, इन लोगों के ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो अप्लाई नहीं होगा। और ये जो अदर लो रैंक ऑफिसर्स अगर कोई गलत काम करते हैं तो फिर ये नहीं माना जाएगा कि मेंसरिया ऑफ द लो रैंक ऑफिसर इज मेंसरिया ऑफ द कंपनी, नहीं, ये नहीं चलेगा। ऑल्टर ईगो में क्या चलता है, मेंसरिया ऑफ कंट्रोलिंग पर्संस इज मेंसरिया ऑफ कंपनी, मेंसरिया ऑफ लो रैंक ऑफिसर्स इज नॉट मेंसरिया ऑफ द कंपनी। तो इसके साथ लिख सकते हैं हम, मेंसरिया ऑफ लो रैंक ऑफिसर्स इज नॉट मेंसरिया ऑफ कंपनी इन द डॉक्ट्रिन, मतलब यहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो अप्लाई नहीं होगा। यहां पर भी डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो अप्लाई नहीं होगा। एन ए का मतलब नॉट एप्लीकेबल, डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो इज NA means not applicable here also। और इसमें एक केस हुआ था, विदेशी केस। अब ये विदेशी केस कितना इंडिया में फिट होता है, कितना नहीं होता, वो एक अलग बात है। 1915 का केस है, 1950, लेनार्ड्स कैरिंग वर्सेस एशियाटिक पेट्रोलियम लिमिटेड, हिस्टोरिकल केस है, विदेशी केस है, इंडिया में 100% फिट नहीं होता है। लेकिन फॉरेन कंट्रीज में क्या चल रहा था डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो को लेकर, 1915 में भी क्या चल रहा था उसके बारे में थोड़ी सी बात हो रही है। वहां जो जज साहब थे, जज साहब का नाम विस्काउंट हेल्डेन, और ये पहला मोस्ट फेमस केस माना जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो के ऊपर। लेकिन इंडिया में कितना अप्लाई होता है वो देख लेते हैं। और उन्होंने बोला था कि ऑल्टर ईगो की थ्योरी जो है वो क्या है, उन्होंने पहली बार समझाने की कोशिश की थी और उसको डिस्टिंग्विश किया था वाइकेरियस लायबिलिटी से, जो अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। द हाउस ऑफ लॉर्ड्स स्टेटेड दैट द डिफॉल्ट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, the default of the MD who is controlling persons, who is directing mind and the directing will, the mind of the MD who is controlling persons in the person in the company would be attributed to him and he himself be held liable for the wrongdoing of the company and the company is not liable। अलग ही कहानी चल रही है वहां। कह रहे हैं कि जो कंट्रोलिंग पर्सन है, जो कंपनी को चलाता है, अगर वो कंपनी के बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोई गलत काम करता है तो वो अकेला खुद लायबल है, कंपनी लायबल नहीं है। ये वहां कहा गया था।
हिंदुस्तान में कुछ और कहा गया, हिंदुस्तान में इसका उल्टा कहा गया। क्या कहा गया कि कंट्रोलिंग पर्सन भी लायबल है और कंपनी भी लायबल है, दोनों लायबल हैं। सो द यहां पर तो हम क्या बोलते हैं, मेंसरिया ऑफ कंट्रोलिंग पर्सन इज डीम्ड टू बी मेंसरिया ऑफ द कंपनी। और अगर क्रिमिनल केस अगर कंट्रोलिंग पर्सन के अगेंस्ट बना है तो क्रिमिनल केस विल बी मेड अगेंस्ट द कंपनी ऑल्सो। और ऑल्सो का मतलब तो यहां पर ये है कि दोनों लायबल हैं। सुनील भारती मित्तल वर्सेस सीबीआई केस में सुप्रीम कोर्ट ने तो यही बोला कि जो क्रिमिनल पर्सन है वो तो लायबल है ही, जो भी कंट्रोलिंग पर्सन है जिसका मेंसरिया है वो तो लायबल है, लेकिन उसके साथ साथ कंपनी को मेंसरिया मानकर कंपनी को भी लायबल बनाया जाएगा, दोनों लायबल हैं। जबकि वेल जो फॉरेन कंट्री में केस हुआ उसमें उन्होंने वहां पर कहा था कि जो कंट्रोलिंग पर्सन है वो खुद लायबल है, एमडी जो है वो खुद लायबल है, कंपनी लायबल नहीं है। आई होप बात समझ में आ रही है। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, डॉक्ट्रिन ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी आपसे मैं पूछना चाहूंगा। डॉक्ट्रिन ऑफ रादर डॉक्ट्रिन नहीं कहूंगा, आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील में और ये ऑल्टर ईगो में क्या लग रहा है, बिल्कुल दोनों सेम है या दोनों अलग है? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील में आपने पढ़ा था कि अगर कंपनी के पर्दे का इस्तेमाल गलत कामों के लिए हो रहा है, कॉर्पोरेट व्हील का इस्तेमाल टैक्स एवेजन के लिए हो रहा है, कॉर्पोरेट व्हील का इस्तेमाल बोनस एवेजन के लिए हो रहा है, तो वो अगर किसी भी फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए हो रहा है तो उस व्हील को उठाया जाएगा, उसके अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फ्रॉड कर रहे हैं उनको पकड़ा जाएगा, उनको लायबल बनाया जाएगा। ऐसा पढ़ा था आपने लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, पर्दा उठाकर कंपनी की आर्टिफिशियल पर्सनालिटी का पर्दा उठाकर अंदर जो गलत काम करने वाले लोग हैं उनको पकड़ा जाएगा और उनको रिस्पॉन्सिबल मानकर उनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा और वेल कंपनी की आर्टिफिशियल पर्सनालिटी को इग्नोर कर दिया जाएगा। और कई जगह हमने पढ़ा कि आर्टिफिशियल पर्सनालिटी को इग्नोर करके 4 कंपनीज की इनकम को एक कंपनी की इनकम मान लिया जाएगा, या होल्डिंग कंपनी की होल्डिंग सबसी कंपनी की इनकम को एक इनकम मान लिया जाएगा। और कई जगह ये भी पढ़ा कि वो जो एज सच कंपनी के पर्दे के पीछे बैठे हुए जो लोग हैं, अगर वो देश के दुश्मन है तो कंपनी को देश का दुश्मन मान लिया जाएगा। ऐसी बातें हो रही थी, हाँ, रिमेम्बरिंग दैट। और यहाँ आप ऑल्टर ईगो में क्या पढ़ रहे हो, दैट द कंट्रोलिंग पर्सन, द मेंसरिया ऑफ द कंट्रोलिंग पर्सन इज द मेंसरिया ऑफ कंपनी। और अगर कंट्रोलिंग पर्सन को प्रोसिक्यूट कर रहे हैं मेंसरिया की वजह से तो कंपनी को भी प्रोसिक्यूट करेंगे, वेल बिकॉज ऑफ मेंसरिया, और ऑल्टर ईगो अप्लाई किया जाएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो। तो क्या वो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील और ये ऑल्टर ईगो बिल्कुल सेम है? इज इट सेम, यस और नो? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, तो सबका आंसर आ रहा है मेरे पास, नो इट इज नॉट सेम। नो नो नो, तो एक्चुअली इट इज नॉट सेम। वो कहानी अलग थी, वहां कंपनी का पर्दा उठाकर कंपनी के अंदर जो फ्रॉडलेंट लोग बैठे थे उनको पकड़ा जा रहा था, जो रॉन्गफुल एक्टिविटी की जा रही थी, टैक्स एवेजन बोनस एवेजन, उसको रोका जा रहा था। यहां पर कहानी उल्टी है, यहां पर पहले किसको पकड़ा, यहां पर पहले किसको पकड़ा है, कंट्रोलिंग पर्संस को। कंट्रोलिंग पर्संस को पहले पकड़ा, उसके बेस पे कंपनी को पकड़ा है। वहां तो ये था कि कंपनी का पर्दा उठाकर अंदर जो लोग बैठकर गड़बड़ कर रहे हैं उनको पकड़ो, और यहां पर क्या हो रहा है, जो हमने केस किया 2G स्कैम की, 3 कंट्रोलिंग पर्संस को पहले पकड़ा और भारती एयरटेल को तो बाद में पकड़ा, डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो लगाकर कंपनी को तो बाद में पकड़ा, और दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, दोनों को एक साथ। तो फर्स्ट द कंट्रोलिंग पर्संस एंड सेकंड द कंपनी ऑल्सो। सेकंड नंबर पे कंपनी ऑल्सो, तो दोनों को, मतलब ऐसा तो है नहीं कि कंपनी को हटाकर सिर्फ कंट्रोलिंग पर्सन को पकड़ा, यहां तो कह रहे हैं कंट्रोलिंग पर्सन को पहले पकड़ा, फर्स्ट द कंट्रोलिंग पर्सन, और फिर कंट्रोलिंग पर्सन का मेंसरिया मान लिया गया, कंपनी का मेंसरिया, उसके बेस पे कंपनी को भी पकड़ा और दोनों को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है और दोनों के अगेंस्ट सेंटेंस पास किया जाएगा। तो ये क्लियर हो गया ना कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो। दोनों की मतलब सोच अलग है। डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील में सोच क्या है, कंपनी का पर्दा उठाकर अंदर जो गड़बड़ करने वाले लोग हैं उनको पकड़ो, कंपनी का जो कॉर्पोरेट व्हील है उसको इग्नोर करो, सेपरेट लीगल एंटिटी को इग्नोर करो, और फिर अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनको पकड़ो। और यहां पर कहानी उल्टी है, डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो में
पहले मेंसरिया वाले कंट्रोलिंग पर्सन को पकड़ो और उनकी मेंसरिया को कंपनी की मेंसरिया मानकर फिर कंपनी को भी पकड़ो और फिर दोनों को पकड़कर दोनों को प्रोसिक्यूट करो। दैट इज द आइडियोलॉजी इन डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो। अब आगे बढ़ते हैं वाइकेरियस लायबिलिटी, छोटे लेवल के ऑफिसर्स के लिए, छोटे लेवल के एम्प्लॉयज के लिए। डॉक्ट्रिन ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर, डॉक्ट्रिन ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर कंपनी for wrongful activities of the officer employees who are not controlling persons। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वाइकेरियस लायबिलिटी हम किसके ऊपर लगा रहे हैं? एम्प्लॉयर कंपनी के ऊपर, फॉर द रॉन्गफुल एक्टिविटीज डन बाय द ऑफिसर एम्प्लॉयज। ऐसे एम्प्लॉयज की रॉन्गफुल एक्टिविटीज हैं जो कि कंपनी के कंट्रोलिंग पर्सन्स नहीं हैं, उसके लिए एम्प्लॉयर कंपनी को लायबल बनाया जा रहा है। वाइकेरियस लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि employer is liable for the wrongful activities of employees, the principal is liable for the wrongful activity of its agents, the master is liable for the wrongful activities of its servants। मतलब यही होता है। तो यहां पर भी यही है वाइकेरियस लायबिलिटी का मतलब कि एम्प्लॉयर कंपनी लायबल है फॉर द wrongful activities of its lower rank employees, lower rank officers who are not its controlling persons। So vicarious liability of the employer means the employer is liable for the wrongful activities committed by the low rank officers and employees in the course of its business, and such officer employees are just the hands of the company to execute the various works, but not the brain of the company, they are not the directing mind of the company, they are not controlling persons of the company, they are not controlling persons of the company, they are just the hands of the company। Following points sum up the vicarious liability of the employer। employer की vicarious liability किस तरीके से होती है? employer always has vicarious liability for the wrongful activities of its low rank officers employees other than the criminal offenses in the course of its business। तो other than criminal offense का मतलब क्या हुआ? civil offense। अगर कोई civil offense हुआ है जिसमें एम्प्लॉई ने, ऑफिसर ने कुछ गलत काम किया है जिसकी वजह से कॉम्पनसेशन पे करना है, तो वो कॉम्पनसेशन, जिसको भी चोट पहुंची है, जिसको भी इंजरी हुई है बिकॉज ऑफ द रॉन्गफुल एक्टिविटी ऑफ द ऑफिसर एम्प्लॉइज, तो एम्प्लॉयर कंपनी विल पे द कॉम्पनसेशन टू द थर्ड पर्सन, टू द थर्ड पार्टी फॉर द रॉन्गफुल एक्टिविटीज ऑफ इट्स ऑफिसर एम्प्लॉइज। जो भी सिविल ऑफेंस है, मतलब कॉम्पनसेशन वगैरह पे करना है तो कंपनी पे करेगी। बट अब बात करते हैं क्रिमिनल ऑफेंस के बारे में भी। इन जनरल एम्प्लॉयर विल नॉट हैव वाइकेरियस लायबिलिटी फॉर द क्रिमिनल एक्टिविटी ऑफ इट्स ऑफिसर एम्प्लॉइज इन द कोर्स ऑफ कंपनीज बिजनेस। नॉर्मली एम्प्लॉयर लायबल नहीं होगा क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए अपने एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज, लोअर रैंक ऑफ जो भी एम्प्लॉइज हैं, ऑफिसर्स हैं, उनकी क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए एम्प्लॉयर नॉर्मली लायबल नहीं होगा। बट देयर इज वन एक्सेप्शन, and that one exception is if there is express provision। अगर clear cut किसी law में लिखा है, if there is express provision in the relevant statute in the law for the vicarious liability, then the employer will have the vicarious liability for the criminal activity of its employers, for criminal activity of its officers or employees in the course of company's business। तो कंपनी के बिजनेस में फिर अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कोई ऑफिसर एम्प्लॉय करता है तो उस केस में एम्प्लॉयर की लायबिलिटी भी होगी। अब मुझे एक चीज बताना यहां पर, मिस्टर जेड हॉस्पिटल का ओनर है, मिस्टर जेड के पास लैंड है और वो प्लस उसने उसके ऊपर बनाया हॉस्पिटल, और वो हॉस्पिटल का ओनर है, सोल प्रोप्राइटर है। कंपनी भूल जाओ अभी एक मिनट के लिए, फॉरगेट द कंपनी, इज अ सोल प्रोप्राइटर। अब उस हॉस्पिटल में डॉक्टर्स भी काम करते हैं और नर्सेज भी काम करती हैं। किसी डॉक्टर की लापरवाही, और बहुत मतलब क्लियर लापरवाही की वजह से किसी पेशेंट की तबीयत खराब हो जाती है, डेथ हो जाती है। डॉक्टर की लापरवाही से, डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है। अब दो सवाल हैं, जब पेशेंट की डेथ हो जाती है तो जो पेशेंट की फैमिली है वो कॉम्पनसेशन मांग रही है 2 करोड़ रुपए की, डिमांड्स कॉम्पनसेशन, या मान लो 5 करोड़, डिमांड्स
कॉम्पनसेशन ₹5 करोड़। ऊपर से एक तो ये हो गया पेशेंट की डेथ के बाद, फैमिली डिमांड्स कॉम्पनसेशन 5 करोड़, और दूसरा है उसकी फैमिली ने क्रिमिनल केस फाइल किया है कि भाई जेल होनी चाहिए, हमारा बंदा मार दिया, हमारा फैमिली मेंबर मार दिया नेग्लिजेंस से। तो हम ये नहीं कह रहे 14 साल की जेल होनी चाहिए, लेकिन नेग्लिजेंस की वजह से भी अगर डेथ हुई है तो 7 साल की जेल तो होती है। देयर इज अ जेल ऑफ 7 years एज पर इंडियन पीनल कोड कॉजिंग द डेथ बाय नेग्लिजेंस। तो फैमिली ने क्रिमिनल कोर्ट में जाकर क्रिमिनल कंप्लेंट डाली है, क्रिमिनल कंप्लेंट इन द क्रिमिनल कोर्ट, इन क्रिमिनल कोर्ट, कि भाई 7 साल की जेल होनी चाहिए। अब दो सवाल हैं, ये 5 करोड़ रुपए कॉम्पनसेशन कौन पे करेगा? वो डॉक्टर जो वहां पर काम करता है और मंथली सैलरी लेता है, मंथली सैलरी अच्छी खासी मिलती है उसको, लेट अस से 3 लाख रुपीज पर मंथ। 5 करोड़ की कॉम्पनसेशन मिस्टर जेड पे करेगा जो हॉस्पिटल का ओनर है, या डॉक्टर पे करेगा? और जेल कौन जाएगा? 7 साल की जेल कौन जाएगा, डॉक्टर जाएगा या मिस्टर जेड जाएगा? तो पहले तो कॉम्पनसेशन का बताओ मुझे, 5 करोड़ की कॉम्पनसेशन कौन देगा, मिस्टर जेड देगा या डॉक्टर का नाम ले लेते हैं मिस्टर वाई? तो जेड जो ओनर है हॉस्पिटल का वो डॉक्टर नहीं है, लैंड है, लाला जी हैं, हॉस्पिटल बनाया है। कॉम्पनसेशन कौन पे करेगा, हॉस्पिटल का ओनर या मिस्टर वाई डॉक्टर? फैमिली को, जेड या वाई? फैमिली को कॉम्पनसेशन कौन पे करेगा? फैमिली 5 करोड़ रुपए मांग रही है और डॉक्टर कहता है मैं तो 3 लाख रुपए महीना कमाने वाला, मेरे पास 5 करोड़ नहीं है भाई कॉम्पनसेशन देने के लिए, इतना पैसा है ही नहीं। इतना पैसा होता तो मैं अपना हॉस्पिटल अलग से बना लेता, अपना ही हॉस्पिटल बना लेता। मैं यहाँ पर जॉब ही नहीं करता। तो बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया जेड जेड जेड, कॉम्पनसेशन हॉस्पिटल का ओनर पे करेगा। बीच में किसी एक ने कहा वाई, बाकी सब ने कहा जेड, एंड जेड इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि जो पेशेंट एडमिट हुआ था वो तो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था ना, उसने जो पेशेंट ने जो पैसा दिया अपने इलाज करवाने का, डॉक्टर को दिया या हॉस्पिटल को दिया? हॉस्पिटल को दिया। हॉस्पिटल का ओनर कौन है, जेड। तो 5 करोड़ की कॉम्पनसेशन तो जेड पे करेगा। और इसी को बोलते हैं कि ये जो एम्प्लॉयर है, इस एम्प्लॉयर की ये वाइकेरियस लाइबिलिटी है, या कुछ लोग विकेरियस बोलते हैं, विकेरियस लाइबिलिटी है। सर ये तो बड़ा रिस्क है सर, डॉक्टर करेगा लापरवाही और मिस्टर जेड को 5 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, जबकि मिस्टर जेड की तो लापरवाही भी नहीं है। बट दिस इज वाइकेरियस लाइबिलिटी, और मिस्टर जेड को पता होना चाहिए कि मेरे नीचे काम करने वाला डॉक्टर जो एम्प्लॉई है मेरे हॉस्पिटल का, अगर उसने गलती की, अगर उसने नेग्लिजेंस की और प्रूव हो गई तो भाई लायबल तो मैं हूं 5 करोड़ रुपए देने के लिए। अब दूसरी चीज है 7 साल की जेल, ये किसको होगी, जेड को या वाई को? जेल कौन जाएगा, जेड या वाई? यहां सबका आंसर आ रहा है वाई 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 वाई, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। तो जो क्रिमिनल लाइबिलिटी है वो तो वाई वाई की है, द वाई विल गो टू जेल, और इसमें वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ जेड नहीं है। 7 साल की जेल टू मिस्टर वाई, एंड नो वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर जेड इन दिस जेल वाला मैटर। लेकिन अगर मेडिकल प्रोफेशन का अलग से एक्ट बना हुआ है, अगर उस एक्ट में लिखा है कि जेड को जेल जाना पड़ेगा, उस स्टैचूट में लिखा है कि जेड को जेल जाना पड़ेगा, तो जेड को जाना पड़ेगा। अगर स्पेशल स्टैचूट में ऐसा कोई प्रोविजन है तो, नहीं है तो फिर बात खत्म होगी, तो वाई तो जेल जाएगा ही जाएगा। तो दो बातें थी यहां पर, क्या दो बातें थी? लास्ट
2 पैराज. In general, employer is not liable for the vicarious liability for the criminal activities of its officer employees. Normally, employer को जेल नहीं जाना पड़ेगा for the criminal activities of its officer employees in the course of company's business. लेकिन अगर किसी relevant statute में express provision है कि छोटे लेवल के ऑफिसर एम्प्लॉइज भी गलत काम करते हैं, देन देयर इज वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर कंपनी, तो फिर एम्प्लॉयर कंपनी के ऊपर भी प्रोसिक्यूशन आ जाएगा इन दैट केस, या एम्प्लॉयर के ऊपर वाइकेरियस लायबिलिटी वाला प्रोसिक्यूशन आ जाएगा अगर स्पेशल स्टैट्यूट में कोई स्पेशल एक्सप्रेस प्रोविजन है तो, इन दैट केस. आई होप गॉट दैट. तो अब आपको ये समझ में आ गया कि डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो कब अप्लाई कर रहे थे, डॉक्ट्रिन ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी कब अप्लाई कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है. डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो अप्लाई कर रहे थे कंट्रोलिंग पर्सन्स. The mind of the controlling person is the mind of the company. The mens rea of the controlling person is the mens rea of the company. Alter ego. The company is alter ego of its controlling persons. और vicarious liability कौन से ऑफिसर्स के केस में, वो ऑफिसर वो एम्प्लॉइज जो कंट्रोलिंग पर्सन नहीं है, जो उस लेवल से नीचे हैं और जिनको हम बोलते हैं दे आर नॉट द ब्रेन, दे आर जस्ट द हैंड्स. वर्ड क्या यूज होते हैं, दे आर जस्ट द hands of the company and they are not the brain of the company, they are not the directing mind of the company, they are not the controlling persons in the company. ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसी से डिस्टिंग्विश होता है कि कहाँ आपको डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो लगाना है, कहाँ आपको डॉक्ट्रिन ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी लगाना है, इसी से डिस्टिंग्विश होता है. तो कंट्रोलिंग पर्संस के केस में डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो लगाइए और लोअर रैंक ऑफिसर और एम्प्लॉइज जो कंट्रोलिंग पर्संस नहीं हैं वो गलत करते हैं कुछ, तो उस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी लगाइए. और फिर डॉक्ट्रिन ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी में भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए. वाइकेरियस लायबिलिटी फॉर द सिविल ऑफेंसेस तो एम्प्लॉयर के ऊपर हमेशा जाएगा, एनी क्रिमिनल ऑफेंस तो एम्प्लॉयर के ऊपर इन जनरल नहीं जाएगा. स्पेशल स्टैट्यूट में लिखा है कि एम्प्लॉयर के ऊपर वाइकेरियस लायबिलिटी जाएगी फॉर द क्रिमिनल एक्टिविटीज, तो जरूर चली जाएगी अगर स्पेशल स्टैट्यूट में लिखा है. कोई स्पेशल स्टैट्यूट नहीं है पर्टिकुलर केस में तो इन जनरल वाइकेरियस लायबिलिटी फॉर द क्रिमिनल ऑफेंस ऑफ द एम्प्लॉई वो एम्प्लॉयर के ऊपर नहीं जाएगी. बात समझ में आ गई? गिव मी अ थम्स अप. तो यहाँ आकर मैं कहूँगा फाइनली हमारा चैप्टर खत्म होता है एंड थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग बैक. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. तो चैप्टर यहाँ पर हमारा खत्म होता है. अब आपको रिवाइज करना है बड़े अच्छे से. 5 डॉक्ट्रीन किए आपने इस चैप्टर में. डॉक्ट्रीन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्रीन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्रीन ऑफ ऑल्टर ईगो एंड द डॉक्ट्रीन ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी. हो सकता है कोई एक आ जाए एग्जाम में, हो सकता है कोई 2 आ जाए एग्जाम में, हो सकता है कोई 3 आ जाए, कुछ पता नहीं है, यू नेवर नो. और हो सकता है 2 डॉक्ट्रीन्स का डिफरेंस पूछेंगे तो आपको डिफरेंस पॉइंट टू पॉइंट करके नहीं बताना. आपको पहले पहला डॉक्ट्रीन खत्म करना है, एक लाइन का गैप देना है और उसके बाद फिर टाइटल बनाकर दूसरा डॉक्ट्रीन उसके बाद में लिखना है. अगर डिफरेंस भी पूछ रहे हैं तो आपको पॉइंट टू पॉइंट 2 डॉक्ट्रीन्स को कंपेयर नहीं करना है. बस अगर मान लीजिए पूछा डिफरेंस बिटवीन डॉक्ट्रीन ऑफ ऑल्टर ईगो एंड डॉक्ट्रीन ऑफ विकेरियस लायबिलिटी, तो पहले फर्स्ट पैरा डॉक्ट्रीन ऑफ ऑल्टर ईगो पूरा बता दो, उसके बाद एक लाइन का गैप, फिर डॉक्ट्रीन ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी बता दो. इस तरीके से कर देना. आई होप गॉट दिस. थैंक यू सो मच. जय माता दी. जय माता दी एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट चैप्टर.